नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? अदीप, मृण्मय, शिवानी, सुजीत, निशु, हर्ष, सलोनी, नदीम, अंजलि, कीर्ति, दीपक और अनुष्का, आदर्श को, आर के मौर्य, सुशील कुमार, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। रिवीजन भी आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। जल्दी जल्दी सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूं संसद यानी कि पार्लियामेंट, और आपको पता है कि कल मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल नंबर 89, जिसमें मैंने बताया था कि राज्यसभा में एक सभापति होते हैं। तो आपके सभापति कौन होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या नहीं होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है, ये सब प्यारे बच्चे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूं आपको वहां तक की चीजें क्लियर होंगी, और आगे फिर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका आर्टिकल आगे क्या कहता है। लेकिन आप सबसे पहले एक हेडिंग देंगे यहां पर, संसद यानी कि पार्लियामेंट, ताकि आपको यह पता चले कि अभी हमारा यही टॉपिक कॉन्टिन्यू चल रहा है। पार्लियामेंट, संसद। संसद संविधान के भाग 5 में है। ये बेसिक चीजें प्यारे बच्चे मैंने आपको कल बता दी थी। आर्टिकल 90 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 90 प्यारे बच्चे जो आपके उपसभापति होते हैं उनसे रिलेट करता है। उपसभापति को इंग्लिश में कहते हैं वाइस चेयरमैन। आपके राज्यसभा में एक सभापति और एक होते हैं बेटा जी उपसभापति। तो उपसभापति के बारे में इसमें क्या बात की गई है कि इनका त्यागपत्र, ठीक है, और इनकी पद रिक्ति, मतलब इनको पद से कैसे हटाया जाता है। तो जब हम उपसभापति की बात करते हैं तो पहले एक चीज ये जान लीजिए कि आर्टिकल 19 में इनके त्यागपत्र की बात की गई है, एक तो रेजिग्नेशन की बात की गई है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अपना जो ये रेजिग्नेशन देते हैं बेटा, वो किसको देते हैं? आप कहोगे सभापति को, ठीक है। और फिर यहां पे दिया गया है पद रिक्ति, है ना, या पद से हटाया जाना। तो आप ध्यान रखिएगा कि इनको पद से हटाया जाना अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन हटाता है? राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ये आप ध्यान रखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा इनको पद से हटाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये बात आर्टिकल 90 में है कि उपसभापति का त्यागपत्र और पद से हटाया जाना। और आप यहां पे अब एक्स्ट्रा चीजें लिखेंगे इनके बारे में कि जो आपके उपसभापति होते हैं यानी कि वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं बच्चे, इनकी अगर हम बात करते हैं कार्यकाल की, बताइए कितना होगा? देखते हैं कितने बच्चे एक्टिव रहेंगे क्लास में। टेन्योर कितना होता है इनका, और साथ साथ लिखिएगा कि ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्य होते हैं और बेटा जी इनको चुना जाता है। लिखिएगा, इनको राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, इनको राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। अपने में से चुना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये एक्स्ट्रा इनके बारे में इंफॉर्मेशन है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्योंकि ये राज्यसभा के सदस्य हैं तो बिल्कुल सही है मैम, 6 इयर्स होगा, 6 वर्ष होगा। जो बच्चे कह रहे हैं 5 वर्ष, वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि 5 वर्ष तो सभापति का होता है, क्योंकि सभापति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो यही तो क्वेश्चंस हैं जो हमें फंसाते हैं, लेकिन हमें फंसना नहीं है, ठीक है। तो जिसको ये क्लियर नहीं था अब क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 90 के बाद आर्टिकल 91, ध्यान से सुनते रहिए। आर्टिकल 91 में, आर्टिकल 91 लिखिएगा, उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे। उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेंगे। सभापति के रूप में कार्य करेंगे, रूप में कार्य करेंगे, है ना। लेकिन कब करेंगे मैम? आखिर कब करेंगे? तो आप कहेंगे जब सभापति अपने पद पर अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट होते हैं।
अनुपस्थित, ठीक है, यानी कि एब्सेंट, अनुपस्थित हो या उनका पद रिक्त हो, या उनका पद रिक्त यानी कि वैकेंट, वैकेंट, तब आपके उपसभापति किस रूप में काम करते हैं? सभापति के रूप में काम करते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि अगर चेयरमैन नहीं होंगे तब वाइस चेयरमैन एज अ चेयरमैन फंक्शन करेंगे। ये बात बच्चे आपको ध्यान में रखनी है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें इनको क्या मिलता है? उपसभापति को सभापति यानी चेयरमैन के जो पावर्स होते हैं, जो राइट्स होते हैं, वो यहां पर उपसभापति को मिल जाते हैं। क्या यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक की चीजें क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए। डेप्यूटी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन फंक्शन एज अ चेयरमैन, फंक्शन एज अ चेयरमैन, फंक्शन एज अ चेयरमैन। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो एक बार थम्स अप कर दें, शाबाश। ओके, 91 आर्टिकल में ये बात की गई है। उसके बाद प्यारे बच्चे आगे की तरफ हम चलते हैं और आगे हम बात करते हैं। देखो, अब आती है आर्टिकल 92 की बात। इसमें कहा गया है जब सभापति को, सभापति यानी कि चेयरमैन, कौन होते हैं चेयरमैन? जल्दी से बताइए। जब सभापति को हटाने का प्रस्ताव यानी रिमूवेबल मोशन, रिमूवेबल मोशन, हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, विचाराधीन हो, तब वह राज्यसभा के, तब वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, अध्यक्षता नहीं करेंगे। यानी कि उनका काम क्या होता है? चेयरमैनशिप को होल्ड करना, लेकिन वो चेयरमैनशिप को तब होल्ड नहीं करेंगे जब उनको हटाने का प्रोसीजर चल रहा हो। वेरी गुड मैम, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो रिमूवेबल प्रोसेस जब चलता है तब वो आपके चेयरमैन नहीं होंगे, मतलब सभापति नहीं होंगे। किसके? राज्यसभा के। और ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन होगा कि हटाता कौन है मैम? आपका एक क्वेश्चन होता है कि हटाता कौन है इनको। तो बेटा जी मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार होता है राज्यसभा के सदस्य, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ही इनको हटाते हैं। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा की सहमति से, लोकसभा की सहमति से इनको हटाया जाता है। और जब इनको हटाने से रिलेटेड मोशन जो है, प्रस्ताव जो है राज्यसभा में चल रहा होगा, उस समय ये राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में काम नहीं करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जब सभापति को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। तो यहां तक आपको ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, आपको ये लाइन बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है वो इनको रिमूव करते हैं। इनका रिमूवेबल प्रोसेस मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट में बहुत अच्छे से समझाया था। राज्यसभा के मेंबर्स के एरिया वाइज इलेक्शन होते हैं। मनीष में समझी नहीं, बिल्कुल राज्यसभा की जो सीटें हैं वो आपके सारे राज्यों के बीच में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में डिवाइड होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब यहाँ पे डिवाइड की जाती हैं तो वो पॉपुलेशन के बेस पर डिवाइड की जाती हैं, जनसंख्या के आधार पर। अब मैंने कल तुम्हें बताया था कि कौन से ईयर की जनसंख्या के आधार पर, कौन से ईयर की जनसंख्या के आधार पर आपके यहां पर सीटें निश्चित की गई हैं।
बताइए आप लोग। एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आया। बेटा सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के हेड। जैसे लोकसभा में स्पीकर होते हैं ऐसे ही राज्यसभा में सभापति होते हैं। और जब सभापति आपके नॉर्मली जो उनका फंक्शन है वो करते हैं तो क्या करते हैं? राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वेरी गुड मैम, इन 1971 की जनगणना। ठीक है, लोग राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, लेकिन जब उनको हटाने से रिलेटेड प्रोसीजर चल रहा है, जब उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, तो उस समय पर वो एज अ चेयरमैन फंक्शन नहीं कर सकते। उस समय पर वो सभापति के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हटाने से रिलेटेड प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि उनको हटाने से संबंधित प्रस्ताव चल रहा है, इसलिए यही मैंने आपको बताया है। सभापति का काम क्या होता है? राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। कब नहीं करेंगे? जब उनको हटाने से रिलेटेड प्रोसीजर चल रहा है, जब उनको हटाने से संबंधित प्रक्रिया चल रही है। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 92। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल नंबर 93। इसमें बात की गई है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होते हैं? स्पीकर। कहां पर होते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष, यानी कि डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर। जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, तो इसमें भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर यहां पर होते हैं। ठीक है, तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में कहां पर बात की गई है? आर्टिकल नंबर 93 में। यह आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 94। आर्टिकल 94, इसमें कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद त्याग, पद रिक्ति एवं हटाया जाना। लोकसभा अध्यक्ष और बेटा जी उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इनके बारे में क्या बात की गई है? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इन दोनों के बारे में कि भैया इनको पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, यानी इंग्लिश में लिखेंगे रिमूवेबल प्रोसेस। तो इनको कौन हटाएगा? बताओ फटाफट। तो आप कहोगे कि मैम इनको हटाएंगे लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा, बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्या किया जाता है? हटाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी और। जैसे हम एक पॉइंट और ले लेते हैं मैम, त्यागपत्र। रेजिग्नेशन किसको देते हैं ये? तो बेटा जी रेजिग्नेशन अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, यानी कि एक्सचेंज करते हैं। ये त्यागपत्र से क्वेश्चन आता है। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे बच्चा कह रहा है इनको हटाने के लिए वोटिंग होती है। बिल्कुल प्रतीक, इनको हटाने के लिए भी वोटिंग होती है। इनको हटाने के लिए भी वोटिंग होती है। वोटिंग होती है तभी तो लोकसभा के मेंबर्स इनको हटाते हैं। सिंपल मेजोरिटी से हटते हैं ये लोग, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा। मतलब जिस समय इनको हटाया जा रहा है उस टाइम जो लोग प्रेजेंट होते हैं
वोटिंग करते हैं उनका 50% प्लस 1। आप लिख सकते हैं तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा ब्रैकेट में आप लिख सकते हो साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी, उससे इनको हटाया जाता है। प्रेजेंट इन वोटिंग का 50% प्लस 1, प्रेजेंट इन वोटिंग का 50% प्लस 1, तो त्यागपत्र एक दूसरे को देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा अध्यक्ष की शपथ, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ, ओथ ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ बेटा जी, 14 डेज पहले नोटिस देना होगा, चाहे सभापति को हटाएं, उपसभापति को हटाएं, स्पीकर को हटाएं, डेप्यूटी स्पीकर को हटाएं, सबको 14 डेज का नोटिस देना होगा। ठीक है, तो अब आप कहेंगे, यहां पे बहुत बच्चे कहने लगे लोकसभा दिलाएगी, बहुत सारे बच्चे कह रहे राष्ट्रपति। तो मैं आपको बता दूं, इनकी कोई शपथ नहीं होती, इनकी कोई शपथ नहीं होती। इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब है कि इनकी अलग से कोई ओथ नहीं होती, बल्कि जब ये एमपी बनते हैं, जब ये लोकसभा के सदस्य बनते हैं, तो इनको लोकसभा के सदस्य की शपथ दिलाई जाती है। आपको मैं फिर से यहां पर बता देना चाहूंगी बच्चे कि इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती, इनको कोई शपथ नहीं दिलाता। क्यों मैम, क्यों शपथ नहीं दिलाता है? तो मैं आपको बताती हूं। क्योंकि बेटा आपके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, ये दोनों ही होते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा। ये दोनों कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्य। और क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य हैं, तो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, अलग से स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती है, अलग से कोई शपथ नहीं होती, यह आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसीलिए इनके अलग से कोई ओथ नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 94, आर्टिकल नंबर 95। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य, अधिकार एवं कर्तव्य। ध्यान से सुनना, मैं फिर से यहां पे इंग्लिश में लिखिएगा पहले। ड्यूटीज एंड पावर्स, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, ऑफ डेप्यूटी स्पीकर एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा,
एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछती हूं और अभी आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये आर्टिकल क्या कह रहा है। ये कह रहा है, पहले तो मुझे ये बताइए उपाध्यक्ष का कार्य क्या होता है। उपाध्यक्ष का कार्य, फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, चलो बताओ फटाफट। फंक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, तो आप कहोगे कि मैम उपाध्यक्ष केवल इसलिए बनाया जाता है कि जब अध्यक्ष अनुपस्थित हो या अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो वो एज अ स्पीकर फंक्शन करता है। तो जब वो एज अ स्पीकर फंक्शन करेगा तो उसके पास क्या पावर्स होंगी, तो मैम उसके पास अधिकार, वही आपके पावर्स होंगी, वही ड्यूटीज होंगी जो स्पीकर ऑफ लोकसभा की होती हैं। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा की होती है वही पावर्स किसके पास शिफ्ट हो जाती हैं, आपके डेप्यूटी स्पीकर के पास। जब आपका क्या होता है, अध्यक्ष का कार्य होता है मैम, जब लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा ये आपका अनुपस्थित हो यानी कि एब्सेंट होता है, या इसका पद रिक्त होता है। पद रिक्त यानी कि वैकेंट द पोस्ट या वैकेंट द ऑफिस। ठीक है, जब लोकसभा अध्यक्ष का पद मतलब लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो या पद रिक्त हो तब उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में काम करेगा, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यही आपका काम होता है। अब मैम ये सब तो समझ में आ गया, ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन हमें ये बताइए कि स्पीकर के फंक्शन क्या होते हैं या चेयरमैन के फंक्शन क्या होते हैं। तो मैं लिखवा देती हूं ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं। लिखना, फंक्शन ऑफ स्पीकर, फंक्शन ऑफ स्पीकर, अध्यक्ष के कार्य, अध्यक्ष के कार्य। लिखना, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता, लोकसभा में शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। और क्या काम हो सकता है, लोकसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा, विशेषाधिकारों की रक्षा। नेक्स्ट, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। संयुक्त बैठक मतलब जॉइंट सेशन, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। मत बराबर होने पर, मत बराबर होने पर जब इक्वल वोट होते हैं तब आपके लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को एक अधिकार होता है। मत बराबर होने पर निर्णायक मत, निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट देता है। ये कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देना। जैसे मान लीजिए वोट 50-50 हैं, अपोजिट में भी। और प्यारे बच्चे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है फेवर में भी 50-50 हो गए तो क्या डिसीजन होगा, नहीं। तो मान लीजिए अगर वोट 50-50 हैं, इक्वल हैं, तब यहां पर आपका स्पीकर या फिर चेयरमैन वोट करते हैं। और अगर ऐसा है 60-40 तो ये वोट नहीं करेंगे। ठीक है, ज्वाइंट सेशन क्या होता है, संयुक्त बैठक बताऊंगी भी पांडे जी, सुनिए थोड़ा सा। आर्टिकल नंबर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी 108, उसमें ज्वाइंट सेशन में आपको क्लियर करूंगी, पेशेंस रखें।
अब आप यहां पे बोलेंगे कि ये तो अध्यक्ष के कार्य हो गए, अब हमें ये बताओ, तो यहां पे आप लिखना सभापति के कार्य। फंक्शन ऑफ चेयरमैन क्या होते हैं? सभापति के कार्य। तो बेटा यहां लोकसभा है, यहां कर देना राज्यसभा, बाकी लिख देना सेम। यहां पर लोकसभा है, यहां पर लिख देना राज्यसभा, बाकी सेम। यहां पर लोकसभा है, यहां पर लिख देना राज्यसभा, बाकी सेम। जॉइंट सेशन वाला नहीं लिखना है, मत बराबर वाला सेम लिख देना है। दोनों के सेम फंक्शंस होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं आपसे यहां पर बात कर रही हूं जॉइंट सेशन की, तो जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कभी भी चेयरमैन नहीं करता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे को फंसाने के लिए कि अगर अध्यक्ष नहीं है या उपाध्यक्ष भी नहीं है तो आपके जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसमें ऑप्शन देता है सभापति। चेयरमैन, चेयरमैन कभी नहीं करता है बेटा, चेयरमैन कभी भी नहीं करता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैंने रॉन्ग लिखा है, वो राज्यसभा के सभापति का काम नहीं है। अब लिखिएगा आर्टिकल नंबर 95 के बाद आर्टिकल नंबर 95 के बाद में लिखिएगा 96। लिखना, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव रिमूवेबल मोशन हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा, तब वह अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये दोनों पर होता है, तब वह अध्यक्षता नहीं करेंगे। चेयरमैनशिप को होल्ड नहीं कर सकते जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव यहां पर लाया जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। और प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको नोट डाल के एक बात लिखवाऊं तो लिख लेना नोट में, चेयरमैन यानी सभापति, वाइस चेयरमैन यानी उपसभापति, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनको कितने दिन का नोटिस दिया जाता है? 14 डेज, 14 दिन पूर्व सूचना। 14 दिन पूर्व सूचना, 14 दिन का नोटिस इन सबको दिया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान, और ये भी ध्यान रखना कि जब इनका रिमूवेबल प्रोसेस चल रहा है तो ये वोट नहीं कर सकते, क्योंकि वोट ये तब करेंगे एक तो जब आपका वोट इक्वल होगा, लेकिन जब इनको हटाने से रिलेटेड प्रमोशन चल रहा है, प्रस्ताव चल रहा है, तो ये उस समय पर भी वोटिंग नहीं कर सकते। इन्हें राइट वोटिंग नहीं मिलेगा, किसका? कास्टिंग वोट का, लेकिन ये नॉर्मल वोट कर सकते हैं। मैं अगेन रिपीट करती हूं बेटा, स्पीकर या फिर आपके जो चेयरमैन हैं ये कास्टिंग वोट करते हैं, निर्णायक मत करते हैं, लेकिन कब? जब ये चेयरमैन होते हैं। लेकिन अगर इनको हटाने से रिलेटेड प्रस्ताव आ रहा है, इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है, रिमूवेबल प्रोसेस चल रहा है, तो आप ध्यान रखोगे उस समय पर ये नॉर्मल वोट करते हैं, कास्टिंग वोट नहीं। अगेन रिपीट करती हूं, नॉर्मल वोट करते हैं, कास्टिंग वोट नहीं। कब? जब इनको हटाने से रिलेटेड प्रोसीजर चल रहा होता है। बड़ा गजब का क्वेश्चन है दीपक आपका कि अध्यक्षता कौन नहीं करेगा। तो भैया आपके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अगर इनको हटाने से रिलेटेड प्रोसीजर चल रहा है तो।
ठीक है, हिंदी में लिखो, हिंदी में लिख लीजिए भाई। सभापति, उपसभापति, हिंदी इंग्लिश खत्म नहीं होती एक तो। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जब इनको हटाया जाता है तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। अध्यक्ष का क्या काम है, सभापति का क्या काम है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। कास्टिंग वोट होता है नीतीश कुमार बेटा, निर्णायक मत, जब मत बराबर होते हैं तब ही आपके सभापति और स्पीकर वोट करते हैं, लेकिन कब, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब इनको हटाया जाता है तब ये कास्टिंग वोट नहीं करेंगे, मतलब चेयरमैनशिप को होल्ड नहीं करेंगे। जब ये हटते हैं तो उस समय इनको अध्यक्षता का अधिकार नहीं रहता है। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आर्टिकल नंबर 96, उसके बाद आर्टिकल नंबर 97, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, इनकी सैलरी की बात की गई है। तो लिखिएगा, सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, यह आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 98, संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय, इसको समझिएगा, अभी मैं समझा रही हूं अच्छे से। संसद का सचिवालय मतलब लोकसभा में एक अलग सचिवालय होता है। लिखिएगा, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ पार्लियामेंट, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। देखो, लोकसभा का सचिवालय अलग होता है और बेटा जी राज्यसभा का सचिवालय अलग होता है। दोनों के अलग अलग सेक्रेटेरिएट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कॉमन होता है दोनों का, दोनों का अलग अलग होता है। दोनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। और यहां पर कौन बैठता है, यहां पर कौन बैठता है, तो यहां पर होते हैं मैम, इन दोनों मतलब अलग अलग होते हैं। यहां पर महासचिव, कौन इनकी जिम्मेदारी को संभालता है, महासचिव। और जो महासचिव होते हैं बेटा जी, इनकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी लोकसभा अध्यक्ष। और यहां पर कौन करेगा फिर नियुक्ति, मैम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति। तो यहां पर कौन होते हैं हेड, महासचिव। कौन होते हैं हेड, आप कहोगे महासचिव। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। मैम सैलरीज एंड अलाउंसेस कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट करता है, खुशी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चे, आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 99। इसमें बात की गई है शपथ की, इसमें बात की गई है ओथ। किसकी शपथ, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य, मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इनकी जो ओथ होती है, तो बताइए कौन दिलाता है ओथ, राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। कौन दिलाता है इनको शपथ? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। गलत बोल रहा है जो बच्चा, बोल रहा है प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाता है, गलत। जो बच्चा बोल रहा है प्रोटेम स्पीकर, वो गलत बोल रहा है। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर नहीं। आर्टिकल 99 में दोनों के मेंबर्स की ओथ है और दोनों के मेंबर्स को शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति करते हैं। ये आपने कहां से पढ़ लिया कि डेप्यूटी स्पीकर इनको ओथ दिलाता है या प्रोटेम स्पीकर इनको ओथ दिलाता है? कहां से पढ़ा है तुमने? कौन सी किताब से? सभापति कितनी बार बन सकते हैं? कोई लिमिट है? नहीं तुषार, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 100, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 100 में बेटा जी एक सिंपल सी बात की गई है, कोरम की, गणपूर्ति। अब मैम ये क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसी भी सदन में, किसी भी हाउस में अगर बैठक होती है, जैसे प्यारे बच्चे मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, और वो बात आपको सुननी भी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका वहां से क्वेश्चन बनता है और आप अभी तक सिर्फ समझते हैं कि गणपूर्ति है, पर गणपूर्ति क्या होती है? अगर मैं कल से इस क्लास में एक यहां पर बोल दूं कि भाई कल से 500 बच्चे अगर लाइव आएंगे तो मैं क्लास लूंगी, और अगर 500 बच्चे लाइव नहीं आएंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगी। क्या बोल रही हूं मैं? अगेन देखो, मैं अगेन यहां पर बोल रही हूं कि मैंने एक यहां पर शर्त रखी कि कल से अगर क्लास में 500 बच्चे लाइव आएंगे तो मैं क्लास लूंगी, अदरवाइज मैं क्लास नहीं लूंगी। इसका मतलब मेरी क्लास चलने के लिए मिनिमम कितने बच्चे होने चाहिए? 500। अगर 500 नहीं होंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगी। तो ये मेरा मिनिमम क्या हो गया? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि इसके बिना क्लास नहीं चलेगी। अब ध्यान से सुनो, ऐसे ही होता है कोरम। कोरम क्या होता है? तो ये कोरम होता है मैम कुल सदस्यों का 1/10। टोटल मेंबर्स का कितना होता है? टोटल मेंबर्स का 1/10, मतलब इतना मेंबर्स। अब कुल सदस्य किसके? तो बेटा जी चाहे फिर वो लोकसभा के हो, चाहे फिर राज्यसभा के हो, किसी भी सदन में अगर बैठक होनी है, कोरम किस लिए जरूरी होता है? कोरम जरूरी होता है बैठक के लिए, फॉर मीटिंग। मतलब लोकसभा या राज्यसभा में मीटिंग तभी होगी जब एटलीस्ट इतने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। लोकसभा का 1/10 या फिर राज्यसभा का 1/10। अगर इतने आपके मेंबर्स हैं तो बैठक होगी, अगर नहीं है तो क्या होगा मैम? अगर आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करें कि अगर कोरम पूरा नहीं हो तो, अगर कोरम यानी कि गणपूर्ति पूरी ना हो तो क्या होता है मैम? तो बेटा आप लिखेंगे तो अध्यक्ष, अगर लोकसभा में पूरी नहीं है, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, या और सभापति, चेयरमैन, बैठक को स्थगित कर देते हैं। बैठक को स्थगित, एडजर्नमेंट, स्थगित कर देते हैं। और ये तब तक स्थगित रहेगी, तब तक इसको स्थगित करके रखेंगे जब तक कोरम कंप्लीट नहीं होगा।
तो बैठक क्या हो जाएगी? स्थगित हो जाएगी। कौन करेगा? अगर लोकसभा में कोरम कंप्लीट नहीं है तो चेयरमैन, और अगर राज्यसभा में कोरम कंप्लीट नहीं है तो सॉरी, अगर लोकसभा में नहीं है तो स्पीकर और राज्यसभा में नहीं है तो चेयरमैन। यानी किसी भी मीटिंग को करने से पहले कोरम चेक किया जाता है। अगर कोरम कंप्लीट है तो मीटिंग होगी, अगर कोरम कंप्लीट नहीं है तो मीटिंग नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? भैया बनी राशिद जी, कौन सी चीज इंग्लिश में नहीं लिखी? जो टफ वर्ड्स हैं वो सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। कैसी बातें करते हो आप लोग? मेरे समझ में नहीं आता है कि आप लोग समझने से ज्यादा इतना फोकस उन चीजों पर क्यों करते हो जिनका सेंस नहीं है। सारी चीजें बेटा जो टफ वर्ड्स हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो आपको मैं बता दूं आर्टिकल 101 और 102। आर्टिकल 101, 101 एंड 102, इसमें क्या है? इसमें है बेटा जी डिस्क्वालिफिकेशंस। डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, निर्योग्यताएं हैं। किसकी मैम? निर्योग्यताएं। डिस्क्वालिफिकेशंस, किसकी डिस्क्वालिफिकेशंस को बात की गई है यहां पर? लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की। लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों की। अब डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं? निर्योग्यताएं क्या होती हैं? तो आप कहोगे कि मैम अगर जो आपने क्वालिफिकेशंस बताई थी उसका आप अपोजिट कर दोगे तो वो डिस्क्वालिफिकेशंस हो जाएंगी। जैसे आपने हमें पहला क्वालिफिकेशन बोला था कि भारत का नागरिक हो, तो यहां लिखना भारत का नागरिक ना हो। डू नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, डू नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। एक आपने बोला था मिनिमम एज, आपने बोला था न्यूनतम आयु। मिनिमम एज, न्यूनतम आयु, ये आपकी पूरी ना हो, यानी कि कंप्लीट ना हो। अगर ये पूरी नहीं है तो भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। नेक्स्ट, अगर आप लाभ के पद पर हो, लाभ के पद पर हो, होल्ड द ऑफिस ऑफ, होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, तो ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। क्योंकि हम क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन का जस्ट अपोजिट। ठीक है। उसके बाद मैम अगर वो पागल हो, अनसाउंड माइंड, अगर मैम वो दिवालिया हो, दिवालिया हो यानी कि इंसॉल्वेंट, तो ऐसा व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा? मैम बिल्कुल होगा। और ये जो बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जो डेली क्लास करते हैं और क्लास के बाद रिवीजन भी करते हैं और क्लास को अच्छे से समझते हैं। अब जो बच्चे ये नहीं करते हैं बेटा, वो अपना नुकसान करते हैं। कई बार मैं आपको ये चीज बोल चुकी हूं। अब यहाँ पे ये बात आती है कि मैम ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा, वो होगा या नहीं होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है? इसका डिसीजन कौन लेता है? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे बात करती हूं कि अगर किसी सदस्य पर, लिखना, अगर किसी सदस्य, अगर किसी सदस्य,
अब वो सदस्य कहां का मैम, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का, अगर किसी सदस्य पर निर्योग्यता का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, अगर किसी सदस्य पर निर्योग्यता का प्रश्न उठता है तो इसका निश्चय या निर्णय यानी कि डिसीजन राष्ट्रपति लेते हैं निर्वाचन आयोग की सलाह से, निर्वाचन आयोग के परामर्श से। कंसल्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, कंसल्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग के परामर्श से। और यह बात कही गई है आर्टिकल 103, आर्टिकल 103 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन लेता है डिसीजन? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 103 मैम वो लेते हैं हमारे राष्ट्रपति। आर्टिकल 103, उसके बाद आर्टिकल 105, सांसदों के विशेषाधिकार, सांसदों के विशेषाधिकार हैं इसमें। इस वो प्रिविलेज ऑफ एमपीज क्या है इसमें मैम? प्रिविलेज ऑफ एमपीज, प्रिविलेज ऑफ एमपीज, सांसदों को कुछ विशेषाधिकार होते हैं। किसमें मैम? तो बेटा जी क्रिमिनल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, गिरफ्तारी में, सिविल मैटर्स में। इसमें कहा जाता है कि अगर कोई एमपी है, ध्यान से सुनना, मान लीजिए कोई एमपी है, इस एमपी को सत्र यानी कि जो सेशन होते हैं, सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले, 40 दिन पहले, बिफोर 14 डेज, बिफोर 40 डेज, 40 दिन पहले या 40 दिन बाद, या 40 दिन बाद, आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार यानी कि अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये इनको प्रिविलेज है। क्या आपको है? आप कोई क्राइम करोगे तुरंत आपको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन इनको ये प्रिविलेज है, ये विशेषाधिकार है कि इन्हें आपके सेशन के 40 दिन पहले या सेशन के 40 दिन बाद अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये क्या प्रिविलेज आपके पास है? आप कोई क्राइम करके देखो, पुलिस आएगी, 2 थप्पड़ लगाएगी और लेके जाएगी आपको। तो ये विशेषाधिकार इनको किस में मिला हुआ है? आर्टिकल 105 में। अब हम आर्टिकल 105 के बाद सीधा आर्टिकल 108 पढ़ेंगे क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है? इसमें मैम राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यही बच्चे ने पूछा था कि ज्वाइंट सेशन क्या होता है।
संयुक्त बैठक बुलाते हैं, बुलाते हैं। कॉल्ड द जॉइंट सेशन by the president, by the president according to article 108। अब मैम ये संयुक्त बैठक क्या होती है, ये क्यों बुलाई जाती है? तो बेटा जी, आपकी जो संयुक्त बैठक होती है, जो जॉइंट सेशन होता है, इस जॉइंट सेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हमेशा ऑर्डिनरी बिल पर आती है। साधारण विधेयक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच विवाद होने पर, विवाद क्या होता है? डिस्प्यूट, यानी जब ये दोनों किसी ऑर्डिनरी बिल को लेकर आपस में झगड़ा करने लगती हैं तो राष्ट्रपति कहते हैं देखो लोकसभा राज्यसभा तुम दोनों बहनें हो और बहनों को ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, आओ तुम दोनों एक साथ आओ और हम तुम्हें यहां पर बिठाकर तुम्हारे बीच का डिस्प्यूट खत्म करते हैं। तो आपका लोकसभा राज्यसभा के बीच जब झगड़ा हो जाता है तो इनका पैचअप कराने के लिए जॉइंट सेशन प्यारे बच्चे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। किस बिल पर? मैम ऑर्डिनरी बिल पर बुलाई जाती है, ऑर्डिनरी बिल पर। और ये जो संयुक्त बैठक होती है बेटा, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखना, बुलाते राष्ट्रपति हैं लेकिन चेयरमैनशिप को होल्ड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं होता है खुशी, ये वाली जो छूट होती है वो केवल सिविल मैटर्स में होती है, सिविल मामलों में, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में नहीं, सिविल मैटर्स में होती है बेटा। तो यह होता है जॉइंट सेशन। ठीक है, कल इससे आगे के आर्टिकल हम पढ़ेंगे। आर्टिकल आपका 109, 110, फिर 112 जो इंपॉर्टेंट है, केवल आप वो पढ़ेंगे। कल आपका पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा और कल ही फिर मैं रिवीजन स्लाइड बनाऊंगी। ठीक है, यहां तक की चीजें रिवाइज कर लीजिएगा एक बार फिर से। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भैया स्माइल करके जरूर जाना। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। कल छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी नहीं है बच्चों, कल क्लास होगी।